हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अंधेरी नगरी, जिसके जो लेखक है वह हैं हमारे भारतेंदु। तो इनके बारे में बात करेंगे। इनका जो नाट्य दृष्टि रहा है इस नाटक को लिखते हुए, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो अंधेरी नगरी है उसकी जो सामाजिक जो भी कुरीतियाँ वगैरह हैं वो कौन कौन सी उकेरी गई हैं, या फिर सामाजिक यथार्थ के बारे में अगर पूछा जाता है, या फिर वर्तमान में जो प्रासंगिकता है इसकी वो क्या है, अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो वो सारी चीज़ें आपके यहीं से कवर होने वाली हैं। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैं हमारे चैनल पर अंधेरी नगरी को लेकर पहले भी एक जो वीडियो है वो आई हुई है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके हर डाउट क्लियर हो जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो देखिए, जो अंधेरी नगरी है, अगर मैं आपको इसका शॉर्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये जो कहावत है या लोको उक्ति है, ये जो है बहुत ज़्यादा उस समय अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा जो है प्रचारित थी। तो इसी को लेते हुए भारतेंदु ने अपना ये नाटक रचित किया है। और ये कहा जाता है कि भारतेंदु ने जो ये नाटक रचित किया है वो केवल एक दिन के अंदर जो है नाटक जो है उसकी रचना भी कर दी और उसकी जो प्रस्तुति भी करवाई। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नाटक कहा जा सकता है। और ये जो नाटक है वो 1881 में लिखा गया था। अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाम से ये नाटक प्रचलित है। और यहाँ पर देखो, जो अंधेरी नगरी है उसको लेकर अगर हम देखें तो अंधेर नगरी और चौपट राजा, इसमें जो राजा दिखाया गया है उसका नाम चौपट राजा जो है वो कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है और अंधेर नगरी ही इसका शीर्षक क्यों लिया है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अंधेरी नगरी है वो यहाँ पर अंधविश्वास या फिर अंधव्यवस्था जो है उसका प्रतीक दिखाया गया है कि पूरी की पूरी जो नगरी है वो एक तरीके से अंधेरे से भरी हुई है, जहाँ पर हर चीज़ जो है वो टके सिर बेची जा रही है, जहाँ पर धन ही सब कुछ होता है और इसके साथ धन से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ब्राह्मण अपनी जात बेचने के लिए तैयार है और किसी की जात परिवर्तन करवाने के लिए भी तैयार है टके सिर पर। तो इस तरीके से इसमें बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर न्याय अन्याय इन सब का मोल एक ही है। यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर व्यवस्था दिखाई गई है वो पूरी की पूरी अंधेरे से भरी हुई है। और ये कहा गया है साफ तौर पर इस भारतेंदु के नाटक में, भारतेंदु ने ये कहा है कि ऐसी नगरी जिसमें जो है टके सिर सब कुछ मिलता हो वो जो है अच्छी नहीं हो सकती है इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है ये चल रहा था, तो उसी समय इसकी रचना की गई। तो उस समय जो है अंग्रेजी शासन किस तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रहा है उसको लेकर भी इसमें लिखा है, भ्रष्टाचार को लेकर लिखा है। तो यहाँ पर अंधेरी नगरी उसका प्रतीक दिखाया गया है। और चौपट राजा की अगर हम बात करें तो ये चौपट राजा एक विवेकहीन जो न्याय है उसका प्रतीक दिखाया गया है। किस तरीके से एक जो विवेकहीन अगर जो व्यक्ति है उसके पास धन संपदा है और अगर वो सत्ता संभालना शुरू कर दे तो फिर क्या होने वाला है, ये दिखाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और व्यंग्य किया गया है चौपट राजा को लेकर कि राजा अगर मूर्ख होता है, या फिर इसके साथ साथ राजा तो मूर्ख है, वो तो ऐसी चीज़ें कर ही रहा है, बल्कि जिसके ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन नहीं होता है वो भी जो राजा है वो भी अपनी जनता के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, उनका कोई भी भला नहीं करते। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। आई होप अभी तक मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा और इससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग जो है बन चुकी होगी, जिसको लेकर भी आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर। और आगे देखते हैं, फटाफट आपको और भी बातें समझ में आती चली जाएंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंग्रेजी शासन की जो स्थापना है वो क्या है, पश्चिमी जो नाटक है उनको लेकर अगर हम यहाँ पर मैं नाट्य जो इसकी दृष्टि है उसको देखूँ कि ये जो नाटक लिखा गया है उसमें नाट्य दृष्टि कितनी है, तो यहाँ पर बताया गया है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, भारतेंदु ही ऐसे हैं जो जिन्होंने क्या किया था, जो नाटक है उसकी जो शुरुआत है हिंदी में अगर मानी जाए तो भारतेंदु से मानी जाती है। तो अंग्रेजी शासन की जो स्थापना है उसमें जो है पश्चिमी जो नाटक है और जो रंगमंच है उसी से हमें जो है परिचय करवाया गया था। स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने ही करवाया था पश्चिमी नाटकों से और उसके रंगमंच से, पर धीरे धीरे वर्षों तक क्या हुआ, जो पारसी नाटक है वो भी क्या हुए, उन्होंने भी क्या किया, जो पारसी नाटक की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी व्यवसाय खोल लिया भारत में आकर और उससे बहुत ज़्यादा जो धन वगैरह है अपने पास लेते जाते रहे। तो ये जो है
एक तरीके से अगर हम कहें तो भारत में जो है नाटक, जो संस्कृत में नाटक रचे जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो है पीछे छूटते चले गए। और साथ ही साथ जो है हिंदी में जो नाटक गिने चुने कोई लिख भी रहा था, क्योंकि उस समय जो रचना है वो की जाती थी, अगर नाटक कोई लिख भी रहा था तो उससे जो है लोगों का मन लुभ नहीं रहा था, जिस वजह से नाटक की जो, अगर हम ये कहें, विधा जो है वो शुरू होकर ही नहीं दे रही थी हिंदी में। इसके बाद जो है भारतेंदु का उदय होता है, और भारतेंदु हिंदी साहित्य के लिए एक असाधारण घटना थी, भारतेंदु का जो उदय है, क्योंकि उनके जो सजग व्यक्तित्व है, उन्होंने क्या है, जो जागरण के जितने भी सभी तत्व थे वो सारे के सारे उनके अंदर आत्मसात थे। और उन्होंने क्या किया, पहली बार जो फारसी थिएटर की जो शुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से मुक्त होकर देश की आशा आकांक्षाओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। यानी कि पहले अगर छोटे मोटे नाटक रचे भी जा रहे थे तो वो किसकी नकल कर रहे थे, पारसी थिएटर की नकल कर रहे थे। यानी कि पारसी जो थिएटर हैं उनकी नकल करके बनाए जाएंगे तो उनसे तो कम लुभाने वाले ही होंगे। पर भारतेंदु ने एक नवीन जो युग है उसका प्रारंभ किया नाटक को लेकर। और भारतेंदु ने यहाँ पर क्या किया, भारतेंदु ने जो देश की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनका जो यथार्थ है उनका यथार्थ चित्रण किया। उनके साथ जो चीज़ें घटित हो रही है या फिर समाज में जो कुरीतियां हैं, जो विद्यमान हैं, उन सबको जो है भारतेंदु ने अपने नाटक में उकेरा, जिसकी वजह से उनके नाटक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और नाटक को एक नई दिशा मिली हिंदी साहित्य में। अब अगर हम आगे बात करें तो भारतेंदु युग जो है वो विधायक कलाकार थे। भारतेंदु युग जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं, क्योंकि वह हिंदी साहित्य और देश के इतिहास में एक युग मोड़ पर संक्रांति काल में उत्पन्न हुए। भारतेंदु जो है संक्रांति काल पर उत्पन्न हुए थे, जहाँ से क्या हो रहा था, यानी कि इससे पहले जो रचना हो रही थी, जब भारतेंदु का जन्म हुआ उससे पहले जो रचनाएं हो रही थी वो एक अलग प्रवृत्ति की थी, अलग घटनाओं को लेकर थी, उसके ऊपर साहित्य का अलग ही जोर था। इसके बाद साहित्य परिवर्तन की ओर जा रहा था। तो आपको पता है साहित्य निरंतर परिवर्तित होता रहता है, तो ये साहित्य जो परिवर्तन की ओर जा रहा था, एक नया युग क्रिएट करने की तरफ जा रहा था, और उसी में भारतेंदु ने जन्म लिया था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही है, जिसकी वजह से भारतेंदु युग भी जो है वो रहा है। इतिहास अपना पुराना दौर समाप्त करके नए मोड़ पर आगे बढ़ रहा था, उसमें नई परिस्थितियों के कारण नई धाराएं आकर मिल रही थी। ऐसे नाजुक समय में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के साथ युग की कई नई जो नई नई धाराएं थी उनमें सामंजस्य बिठाया, उसके ठोस धरातल पर युग निर्माण की चेतना प्रदान की। तो इस तरीके से हम देखें तो भारतेंदु का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इन सारी चीज़ों में। अगर हम आगे बात करें तो भारतेंदु युग का जो आरंभ है वो मध्ययुगीन जड़ता से मुक्त तो नहीं था। और इसके साथ अगर हम देखिए अभी भी जो जनता है उसमें क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो नाना प्रकार के जो रूढ़ियाँ हैं, जो मिथ है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो धर्म आडंबर है, इन सारे विकारों से अभी भी हमारा जो समाज है, हमारी संस्कृति है, वो अभी भी प्रभावित है। तो उस समय तो कितनी ज़्यादा रही होगी। अभी तो एजुकेशन के जरिए हम सभी जो हैं यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं कि आडंबर हैं, इनको नहीं करना चाहिए फॉलो। बट उस समय तो ना तो शिक्षा थी, और उस समय कितना ज़्यादा प्रसार रहा होगा। और इन्हीं सारी विकृतियों को देखते हुए जो भारतेंदु हैं उन्होंने इन सारी कुरीतियों को जो है अपने जो उपन्यास है या फिर नाटक है, नाटक की बात कर रहे हैं हम, तो नाटक है उनमें जो है उकेरा है, और उनको जो है एक नई दिशा प्रदान की है कि जिससे हम समाज की कुरीतियों को उजागर कर सकें। भारतेंदु जो हैं उन्होंने खुद भी ऐसा कुछ बताया है, कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्योर इन्होंने बोला है, सचमुच नाटक के प्रचार से इस भूमि का बहुत कुछ भला हो सकता है। दिल लगी से इन लोगों को जैसी शिक्षा दी जा सकती है वैसी और तरह से नहीं। यानी कि भारतेंदु कहते हैं कि ये जो नाटक है उनसे क्या कर सकते हैं, खेल खेल में ही या फिर मजाक मजाक में ही, प्रहसन के द्वारा ही, प्रहसन का मतलब होता है हंसी मजाक में ही, हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये दिल लगी में जो है, ये जो भी हमारी जनता है या फिर जो भी यहाँ पर देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं। इन कुरीतियों से जो है उनको छुटकारा मिल सकता है, उनकी आंखें खुल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके द्वारा नाटक जो है, अगर उसकी विधा की बात करें तो भारतेंदु के द्वारा शुरू हुई। अब अगर हम आगे देखते हैं, भारतेंदु ने जो तत्कालीन जनता है उसको लेकर जो है, जो भी उसकी रुचि थी जनता की, उसको लेकर जो है नाटक जो है वो रचित किए हैं। उनका कला प्रेम हो गया या फिर परिष्कृत रुचि संपन्न मन जो है उनका, भारतेंदु का, उस समय के नाटकों का प्रदर्शन देख बड़ा खिन्न हुआ।
यानी कि जनता को एक अलग चीज़ देखने को मिली। अभी तक क्या किया जा रहा था, जो पारसी थिएटर है उसी की चीज़ें जो है रिपीट की जा रही थी या फिर कॉपी की जा रही थी, तो अब जो है यहाँ पर अलग चीज़ देखने को मिली। अतः भारतेंदु ने न केवल अच्छे नाटक लिखे, उनके मंचन के लिए नया रंगमंच भी तैयार किया। इंपॉर्टेंट है ये बात, उन्होंने एक नया रंगमंच भी तैयार किया। उनके अभिनय में क्या था, स्वयं भाग लेकर उन्होंने खुद भी भाग लिया नाटकों में और उनको प्रोत्साहित किया। तो इसी तरीके से अगर हम देखिए तो हिंदी नाटक में यथार्थवाद का जो श्री गणेश है, किसने किया है, भारतेंदु ने किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यथार्थवाद के प्रति आग्रह देने के कारण सभी प्रकार के अति प्राकृत, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो प्राकृत रूप से दिखाए जाते थे नाटक, अलौकिक जो नाटक है वो दिखाए जाते थे, स्वाभाविक नाटक दिखाए जाते थे, उन सभी का क्या हो गया, उन सभी वो जो पात्र हैं, जो कार्य हैं, उनको हटाने की जो राय है वो भारतेंदु ने दी और ये कहा कि यथार्थवाद पर ही हमें नाटक रचित करने चाहिए। ठीक है, अब देखो, भारतेंदु नाटककार ही नहीं थे, नाट्य शास्त्रीय भी थे, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने भारतीय जो नाट्य शास्त्र है तथा पश्चिमी नाट्य शास्त्र और नाटकों को पढ़ने के उपरांत नाटक के संबंध में स्वतंत्र मौलिक विचार रखने के लिए एक पुस्तक जो है, जिसका नाम क्या है, नाटक, की भी रचना की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर आपसे नाटक को लेकर प्रश्न पूछा जाता है भारतेंदु के, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो भारतेंदु का जो नाटक है अंधेर नगरी, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अंधेर नगरी जो है, आप देख सकते हैं अंधेर नगरी जो है, भारतेंदु ने जो अंधेर नगरी रचित किया है वो जो है 6 दृश्यों वाला केवल एक छोटा सा नाटक कहा जा सकता है। 18 से 19 जो पृष्ठ हैं उसके छोटे छोटे आकार के हैं और ये स्टार्टिंग में अगर देखिए हम तो ये एक प्रहसन का नाटक था। प्रहसन मतलब होता है जो हंसी मजाक चुटकुले वाली जो चीज़ें होती है वो प्रहसन होती है। तो जब आप पढ़ते हैं भारतेंदु का अंधेर नगरी नाटक, तो उसको पढ़ने के बाद आपको जो है कई जगह या फिर मैं कहूँ पूरे नाटक में हंसी हमें आती है। तो ये एक प्रहसन नाटक था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा जो है नाटक जो है मंच पर मंचित किया गया कि अब जो है अगर हम बात करें तो ये केवल जो है प्रहसन का नाटक न रहकर अब ये क्या हो गया है, ये यथार्थ का चित्रण करता है, सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताता है, उस काल की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो धर्म आडंबर वगैरह हैं, उनके बारे में बताता है। अब अगर इसमें आगे देखिए हम तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अब जो लेखक का जो ये युग था उसमें जो भी समाज की जो कुरीतियां हैं, जो विकृतियां रही हैं, जो सांस्कृतिक विघटन रहे हैं, आर्थिक दुर्दशा रही है, धर्म का जो क्षेत्र में जो पाखंड वगैरह होते थे, जो आडंबर वगैरह होते थे, निष्क्रियता और जो पोंगेपन की जो समस्या थी, उन सारी चीज़ों को उकेरा गया है भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक में। इसीलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय में जो छुआछूत जो एक मुख्य समस्या रही है, जातिवाद की जो मुख्य समस्या रही है, हिंदू जो समाज है उसमें जो जातिवाद और छुआछूत को लेकर जो भी ये खोखला जो चल रहा था, इन सारी चीज़ों को जो है इसके अंदर उकेरा गया है। आप देख सकते हैं जाति लो जाति इस तरीके से दिखाया गया है कि वैसे तो जो ब्राह्मण हैं या फिर जो और भी जो हैं वो क्या करते हैं, जाति के नाम पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बट यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से धन जो विदेशी आए उन्होंने अपने चंगुल में किस तरीके से लोगों को फंसाया। धन जो है, धन ही अब सब कुछ हो गया, यानी कि टके से, टके जो है यहाँ पर धन की, टके जो है एक मुद्रा का नाम यहाँ पर बताया गया है। तो धन जो है टके के वास्ते जो है अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब देखो इसके साथ साथ आपकी बहुत ही अच्छी समझ बनने वाली है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। अंधेर नगरी का जो हलवाई है इसका खुलासा करते हुए कहता है कि ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई, यानी कि ऐसी जात हलवाई जो है एक ऐसी जात है जिसके 36 कोम है भाई। तो इस तरीके से जो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो है ब्राह्मण जो है अपने कथन से टका धर्म वालों को जो दोषों का पर्दाफाश करते हुए कह रहे हैं, जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी एवं धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी को व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को पितामह बनावे,
वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से। तो इस तरीके से अगर आप भी क्योट अगर आपको याद भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर हो जाता है। बट अगर आपको याद नहीं होता है तो केवल एक लाइन भी आप याद कर सकते हैं, ये आगे वाली, जात ले जात टके सिर जात, ये भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। या फिर जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, ब्राह्मण से धोबी हो जाए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और उसे जो है आप ब्लैक पेन से लिखिए जिससे अलग से हाईलाइट हो। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से ब्राह्मण जो है वो टके के वास्ते अपनी जात बेचने के लिए तैयार है, और यहाँ तक कि जो मुसलमान है ब्राह्मण से मुसलमान बनने के लिए भी तैयार है। और इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि धर्म जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, झूठी गवाही भी दे सकते हैं टके के वास्ते, जो धर्म है, जो कुल है, ये सब कुछ जो है टके के वास्ते बेचने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं ये जो है उस समय, ये जो उस युग के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो टका है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, धन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है भारतेंदु के द्वारा। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार भी कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो धन है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। अब देखो यहाँ पर जो बनिया महाजन है वो क्या कह रहे हैं, वो उनके दोषों को भी दिखाया गया है। जो बनिया महाजन है जो अपने आप को जो है इतना ज़्यादा अच्छा वो दिखाते हैं, उनके ऊपर भी जो है यहाँ पर पाचक चूरन वाला जो है यहाँ पर व्यंग्य करता हुआ दिखाया गया है। चूरन बेच रहा है अपना, और ये कह रहा है चूरन सभी महाजन खाते हैं, यानी कि चूरन जो है सभी महाजन खाते हैं, जिससे जमा हजम कर जाते, यानी कि जो महाजन जो मोटे मोटे रुपए लेते हैं ना लोगों से काम करवाने के, उनको वो क्या कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं अगर वो ये चूरन ले लेंगे तो। इस तरीके से चूरन खाते लाला लोग जिनकी अकिल अजरीन रोग। तो इस तरीके से बता रखा है यहाँ पर कि किस तरीके से उस टाइम पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि यहाँ पर ये जो भारतेंदु है उन्होंने बताया किस तरीके से इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि यहाँ पर जो है हजम करने के लिए चूरन का जो यहाँ पर व्यंग्य इन्होंने किया है। भ्रष्टाचार दिखाया गया है, महाजनों की असलियत दिखाई गई है, महाजन और बनियाओं की। अब देखो आगे जो है सामान्य, अगर हम देखें तो सामान्य बुद्धि या कभी कभी मूर्ख अशिक्षित होते हुए भी ये लोग केवल धन के बल पर असहाय दीनहीन गरीब जनता का शोषण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो राजा है वह मूर्ख है, विवेकहीन है, फिर भी वो क्या कर रहा है, लोगों पर शासन कर रहा है, और जब उसे कुछ नहीं पता क्या न्याय होता है क्या अन्याय होता है, और ऐसी नगरी जो है यहाँ पर क्रिएट करके भारतेंदु ने दिखाई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कई बार क्या बुद्धि भी नहीं होती है, मूर्ख होते हैं, अशिक्षित होते हैं, फिर भी धन के बल पर वो क्या करते हैं, असहाय लोग, दीनहीन लोग, गरीब जनता का शोषण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें अंधेरी नगरी के बारे में, तो यहाँ पर जो है लेखक ने किस तरीके से जो वैश्यावृत्ति है उसे खुले आम जो है दिखाया गया कि स्त्री जो है उपभोग की जो वस्तु है वो समझी जाती थी, और स्त्री जो है समझी नहीं जाती थी। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जो क्या करती थी, अपने आप को जो है बेचने के लिए तैयार थी टके के वास्ते, यानी कि स्त्रियां भी पीछे नहीं थी। उन स्त्रियों की वजह से जो समाज है वो जो है बदनाम हो चुका था, और स्त्रियां भी जो है झांसी में फंसा लेती थी लोगों को। तो इस तरीके से उन पर व्यंग्य करते हुए ये जो क्योट है यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो बाजार का बहुत अच्छा चित्रण दिखाते हुए जो भारतेंदु है उन्होंने जो है सब पर व्यंग्य किया, और उस व्यंग्य के द्वारा किसी न किसी कुरीति के बारे में, सामाजिक कुरीतियों के बारे में भारतेंदु ने दिखाया है। भारतेंदु ने जो है इस तरीके से भी दिखाया कि जो पत्रकार है, जो समाचार पत्रकार हैं या फिर जो संपादक हैं, उन्हें जो है बिल्कुल सच्ची बातें ही दिखानी चाहिए, सच्ची बातें ही बतानी चाहिए। फिर भी क्या है वो टके के वास्ते क्या करते हैं, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, यानी कि जिनके पेट में बात नहीं पचती है, उस बात को पचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, चूरन खाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर साफ तौर पर क्या है, इसका मतलब साफ तौर पर यहाँ पर ये है कि जो जैसे कि ये जो समाचार पत्रकार होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, उन्हें हमें सारी की सारी खबरें देनी चाहिए जनता को, बट वो क्या करते हैं, उन्हें जो है बड़े बड़े जो राजा महाराजा और इस तरीके से जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास धन होता है उन्हें खरीद लेते हैं। और ये व्यवस्था तो अभी भी हमें कायम दिखाई देती है, अभी वर्तमान में भी। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर बहुत कटाक्ष व्यंग्य किया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखिए तो देश की जो आर्थिक विभिन्नता है उसको भी जो है भारतेंदु यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है अंग्रेजी शासन जो है
वो यहाँ पर क्या कर चुका है, कब्जा कर चुका है। और स्वदेशी का जो नारा है, अगर हम कहें तो गांधी जी ने पहली बार नहीं दिया था, भारतेंदु ने स्वदेशी का नारा इस नाटक में पहली बार दे चुकी हैं। स्वदेशी जो पन है उसको दिखाते हैं और यहाँ पर जो है अंग्रेजों के ऊपर भी यहाँ पर व्यंग्य करते हैं भारतेंदु। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टैक्स जो लगाते थे, जो जनता पर आर्थिक शक्ति का जो उपयोग करते थे, तो यहाँ पर घासीराम वगैरह के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें की जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं दिखाई गई, वो भी सोचनीय दिखाई गई है। तथा कथित साधु संत वनों में तपस्या साधना करने के बजाय कंधे पर जो झोली है और हाथ में कमंडल गली गली भिक्षा मांगते हुए घूमते हैं। तो आपको पता होगा महंत जो हैं, महंत के दो जो शिष्य हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, गली गली घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो उस समय यही चीज़ जो है एक तरीके से जो है बहुत बड़ी मानी जाती थी और जिसको कुछ कमाने का साधन नहीं होता था वो क्या संत बन के बैठ जाते थे। तो उनके ऊपर व्यंग्य पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाया गया। शुरुआत का चित्रण ही भारतेंदु के अंधेर नगरी में यही दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देखो इस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर गोवर्धन दास जो है महंत का शिष्य है और गोवर्धन दास जो है पश्चिम दिशा की तरफ उसे भेजा जाता है और उसका एक और शिष्य होता है जिसे वो पूर्व दिशा की तरफ भेजता है। तो यहाँ पर पश्चिम जो अगर हम देखें तो पश्चिम की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है भारतेंदु ने कि पश्चिम जो सभ्यता है या संस्कृति है वो जो है सही नहीं है, जो दिखाती है वो होती नहीं है, इस तरीके से व्यंग्य किया गया है। और यहाँ पर गोवर्धन दास जब उस गाँव में पहुँचता है जहाँ पर हर चीज़ टके से मिलती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो दोबारा जाता है अपने गुरु के पास, जाकर मिलता है गुरु और गुरु के शिष्य के पास जाकर मिलता है और कहता है आप भी यहाँ पर आकर रहने लग जाओ। पर यहाँ पर उसका जो गुरु और शिष्य मना कर देता है और गोवर्धन दास अकेला रहने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि लालच में पड़ जाता है। तो लालचीपन यहाँ पर दिखाया गया है और लालच बुरी बला है वो भी यहाँ पर भारतेंदु ने बताया है। फिर किस तरीके से यहाँ पर जो है हमें बाद में पता चलता है कि जो गोवर्धन दास है वो भिक्षा में जो है 7 पैसे पाकर जो है सादा भोजन नहीं करता है बल्कि 3.5 सेर मिठाई जो है तुलवाता है और अपने जो गुरु भाइयों के पास चला जाता है। तो ये चीज़ तो मैंने बताई है अभी आपको। फिर इसके बाद जो है लालच बुरी भला किस प्रकार से बनी, तो वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट में क्या होता है, गोवर्धन दास जो है उससे पहले बीच में एक स्टोरी दिखाई जाती है। राजा मूर्ख है, विवेकहीन है। तो राजा जो है विवेकहीन होने के कारण उसके पास जो है एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि दीवार बन रही थी और बकरी के ऊपर गिर गई और बकरी मर गई। तो राजा को लगा न्याय तो करना पड़ेगा, तो उसने क्या किया कि पकड़ के लाओ, सबको पकड़ के लाओ। वो पकड़ के लाते, वो कहते हैं इसको फांसी दो, उसको फांसी दो। और उसका मंत्री जो होता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर विवेक होता है, बुद्धि होती है, वो घुमा फिरा कर राजा को इस तरीके से मनवा लेता है कि जो कौतूहल है उसी को क्या कर दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो अब जो है जो फांसी का फंदा होता है वो उसके सिर में नहीं आता है, बट गोवर्धन दास जो है वो खा खा कर इतना मोटा हो गया था कि उसके जो सिर में जो है फांसी का फंदा आ गया। तो अब जो है गोवर्धन दास को लाया जाता है मारने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है वह अपने गुरु की बात याद करता है। उसको गुरु ने कहा था कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगा। तो वो याद करता है, तो महंत वहाँ पर आ जाते हैं और उसके कान में जाकर कुछ बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद महंत और गोवर्धन दास आपस में लड़ाई करते हैं कि मैं चढ़ूंगा फांसी पे, मैं चढ़ूंगा, इस तरीके से। तो जब ये जो सीन जो है ये जो चल रहा था, ये जब राजा देखता है, राजा पूछता है भाई ये इतना लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो जो महंत ऋषि है, जो संत है, वो ये बताता है कि आज जो भी मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसी समय जो है अंधविश्वास जो है वो देखने को हमें मिलता है। उसी समय ये बात सुनते ही इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि फांसी पे तो मैं ही चढ़ूंगा, यानी कि राजा, उसका मंत्री, उसके जो और जो यहाँ पर थे जो छिप रहे थे फांसी से, वो भी आगे आते हैं कि हमें बैकुंठ जाना है, हमें मरना है, इस तरीके से। तो ये जो अंधविश्वास है यहाँ पर, इस पर जो है दिखाया गया है कि किस प्रकार से अंधविश्वास में जो लोग हैं वो चंगुल में फंस जाते हैं और उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और ये दिखाया गया है किस तरीके से एक विवेकहीन राजा का जो नष्ट है या फिर अंत जो है इसी तरीके से होता है और अंधेरी नगरी स्वतंत्र होगी ही। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है।
अब अगर हम आगे देखें तो सामान्य जन ही नहीं, स्वयं अभिजात्य और समाज में जो ऊंची जो स्थिति वाले जो लोग हैं उनमें भी अंधविश्वास जो है वो भी उसमें फंसे हुए हैं। नाटक का जो अंतिम दृश्य जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें महंत के ये है कहने पर कि इस साइत में जो है जो मरेगा, इस समय साइत नहीं, इस समय जो मरेगा वो क्या सीधे बैकुंठ चला जाएगा। तो इसके मंत्री, कोतवाल, राजा सभी के सभी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और राजा अंत में मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अंधेरी नगरी जो है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये किस चीज़ का प्रतीक है? अंधेर नगरी जो है प्रतीक है किसका? विवेक शून्य जनता का, शासन व्यवस्था का, मूल्यहीनता का, इन सब का जो प्रतीक है अंधेरी नगरी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अंधेर नगरी में किसी ना किसी को जो है यहाँ पर पाप पुण्य, सद असद, सदाचार दुराचार, अपराधी निरपराधी, किसी का कोई भेद नहीं है। हर किसी की वैल्यू जो है एक ही समान है, और यहाँ पर न्याय और अन्याय की व्यवस्था सब एक समान है। यानी कि राजा को न्याय करके दिखाना था तो उसने ये नहीं देखा कि बकरी को किसने मारा, केवल वह जो है फांसी पर चढ़ाकर ये स्पष्ट करना चाहता था किसी को भी कि उसने जो है यहाँ पर क्या किया है, न्याय किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी को देखते हुए लास्ट में जो है भारतेंदु जो है यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, यानी कि जहाँ पर एक जैसी चीज़ें सारे के सारी मानी जाती है, कपूर और कपास यानी कि कपूर और रुई दोनों को एक जैसा माना जाता है, वहाँ पर क्या होता है, कोकिल व्यास एक सम पंडित मूर्ख एक, यानी कि कोकिल और व्यास जो है उनको एक माना जाता है, पंडित और मूर्ख जो है अगर उनके बीच में कोई अंतर नहीं देखा जाता है तो इंद्रायण दाड़िम विषम जहाँ न नेकु विवेक, तो वहाँ का अंत होना ही और वहाँ पर रहना बिल्कुल भी सदाचार नहीं है। तो इस तरीके से बताते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है अंधेरी नगरी का, अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका उद्देश्य यही है कि तत्कालीन जो कुरीतियाँ हैं उससे मुक्त करवाना, और इस तरीके से जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको उकेरा गया है इसके अंदर। तो आप सभी को कैसा लगा अंधेरी नगरी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूनिक क्लासेस के नाम से हम मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।